Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the editorials for The Hindu and today we are going to take Indian Express as well. क्योंकि आज हिंदू के आर्टिकल इतने अच्छे नहीं थे तो हम इंडियन एक्सप्रेस के दो आर्टिकल इंक्लूड करेंगे. एक आर्टिकल द हिंदू का रहेगा. वी विल बी हैविंग अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन ऑल दीज टॉपिक्स वन बाय वन. बट बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द टेंस पोर्टल और गेट आवर करंट अफेयर्स PDF or those who want to join into our various social media platforms, they can join us by the links given in the description comment section below. And इसके अलावा प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर वीडियोस को लाइक करिए. ओके, सो क्वेश्चंस पहले हम देते हैं जो मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए. उन पहले क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है. तो एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ. तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ, डिस्कस द वेज टू कीप योर सेल्फ मेंटली हेल्दी. तो आपको बताना है कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू फिजिकल हेल्थ, एंड व्हाट आर द वेज टू कीप योर सेल्फ मेंटली हेल्दी. ये आप जो है 200 वर्ड में इसका आंसर लिखने की कोशिश करिए. प्लीज़ राइट द आंसर इन 200 वर्ड्स. सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट कैन बी डन टू एलिविएट द ग्रोइंग माइग्रेंट क्राइसिस इन इंडिया. दिस ऑल्सो यू शुड राइट इन 200 वर्ड्स. ओके, व्हाट कैन बी डन इन ऑर्डर टू एलिविएट द माइग्रेंट क्राइसिस इन इंडिया. So these are the two questions for you today. Please do write the answers and do share the keywords और की पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो ज़रूर शेयर करिएगा, ये आपके ही वेलफेयर के लिए है. ओके, कोई भी काम जो यहाँ पे होगा दैट विल बी फॉर योर ओन वेलफेयर. सो लेट्स स्टार्ट दी आर्टिकल्स. पहला जो आर्टिकल है वो हम देखेंगे, क्राइसिस इन द पेनिनसुला. अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये कोरियन पेनिनसुला के ऊपर लिखा गया है. कोरियन पेनिनसुला में जो क्राइसिस बढ़ती जा रही है नाउ. इसके पहले सबसे पहले ऑथर ने यहाँ बोला कि सिंगापुर में क्या हुआ था 2 साल पहले. सिंगापुर में डोनाल्ड ट्रंप की और नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, तो इनके बीच में मीटिंग की गई थी. ओके, इन ऑर्डर टू डी न्यूक्लियराइज द नॉर्थ कोरियन रीजन. बट नाउ दैट इज इन ट्रबल, दैट इज आउट ऑफ पिक्चर. क्या हुआ है, ट्रबल्स हैव बिगेन इन द पेनिनसुलर अर्ली दिस ईयर. यहाँ पे ट्रबल्स शुरू हो गई और नॉर्थ कोरिया ने बेसिकली द नॉर्थ जो डेडलाइन थी डीन्यूक्लियराइजेशन की और ये सारी बातचीत की, वो अभी ख़त्म हो गई हाल ही में 31 दिसंबर को. नॉर्थ कोरिया हैज़ कंडक्टेड मिसाइल टेस्ट दिस ईयर. इस साल नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट भी कंडक्ट किए. देन दे गेव द वार्निंग सिग्नल्स टू सियोल एंड वाशिंगटन. तो उन्होंने सियोल यानी कि साउथ कोरिया के अगेंस्ट भी बोला, उसके बाद उन्होंने USA के अगेंस्ट भी बोला. तो पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज टू नेशंस. थोड़ा मैं आपको इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताता हूँ कि 1950 से 1953 तक, this is the thing which you should remember for the prelims fact also, there was a Korean war going on. Okay, तो कोरियन वॉर इन दोनों के बीच में चला था 1950 से 1953 तक. द सिंपल रीजन बीइंग दैट कि जो साउथ कोरिया, देखो उस समय जो भी लड़ाई होती थी दैट वाज बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर के टाइम में कोल्ड वॉर की 2 फिलॉसफी थी. एक थी आपकी कम्युनिज्म की फिलॉसफी, दूसरी थी आपकी कैपिटलिज्म की फिलॉसफी. जो नॉर्थ कोरिया था दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रशियन और USSR ग्रुप. तो नॉर्थ कोरिया को रशियन और USSR ग्रुप बेसिकली एक तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे थे. इसलिए नॉर्थ कोरिया में जो था वो कम्युनिज्म का ज़्यादा वो था, और साउथ कोरिया जो था वो आपका USA यानी कि जो USA का ग्रुप था, जो कैपिटलिस्ट ग्रुप था, उससे प्रभावित था. तो बेसिकली जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में लड़ाई झगड़ा था उसका भी कहीं ना कहीं जड़ देखें तो हम वर्ल्ड वॉर में, कोल्ड वॉर के टाइम में जा सकते हैं. ठीक है ना. तो बेसिकली देयर दैट स्टार्टेड. एंड 1950 से 1953 के बीच में, 1950 से 1953 के बीच में अपना कोरियन वॉर चलता है. व्हाट इज द वॉर? कोरियन वॉर. ठीक है ना. एंड जब 1953 में वॉर खत्म हुआ तो एक लाइन इन दोनों के बीच में बनाई गई जिसको हम बोलते हैं DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन. एक जोन है जहां पे कोई भी मिलिट्री इस तरह से नहीं रहती, जहां पे अटैक या इस तरह से गोलीबारी ये सब नहीं हो सकती है. वो पीस वाला रीजन है. डीमिलिटराइज्ड जोन दोनों कंट्रीज के बीच में ऐसा बनाया गया. तो एक बार मैं आपको मैप में भी वो शोकेस कर देता हूँ. सो हेयर इज द मैप. यू कैन सी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. थोड़ा सा अपन ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी देख लेते हैं. तो ये नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो प्योंगयांग है. प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है. देन साउथ कोरिया की कैपिटल जो है वो आपका सियोल है. ये जो लाइन देखो ये है डीमिलिटराइज्ड जोन. इस तरीके से ये पास होती है, डीमिलिटराइज्ड जोन है. और अगर ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो आपका यहाँ पे सी ऑफ जापान है, यहाँ पे येलो सी आता है, यहाँ पे कोरिया बे आता है. ठीक है ना. तो यहाँ याद रखिएगा जो वाटर बॉडीज हैं अगल बगल कौन कौन से, कोरियन बे है यहाँ पे येलो सी है और यहाँ पे सी ऑफ जापान है. तो अगर आपसे यूपीएससी का भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इनसर्कल द कोरियन पेनिनसुला, तो यहाँ पे आपको सी ऑफ जापान दिख रहा है, यहाँ पे येलो सी दिख रहा है, यहाँ पे कोरियन बे दिख रहा है. इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर जो है वो चाइना को भी टच करते हैं, साउथ कोरिया को भी टच करते हैं, और तीसरा इंपॉर्टेंट सबसे अधिक रशिया को भी टच करते हैं. रशिया को बहुत छोटे से पॉइंट पर टच करते हैं. यूपीएससी ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद द नॉर्थ कोरिया, और उसमें रशिया
भी था। आपको लगेगा कि नहीं कि रशिया से टच करता होगा, बट रशिया को भी बहुत छोटे से पॉइंट पे वो टच करता है। तो ये आपने थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ के बारे में कर लिया अपन ने। प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया, देन सियोल साउथ कोरिया। इसके अलावा हमने देखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में डीमिलिटराइज जोन देखा। एक और फैक्ट है कि 38th पैरेलल जो है वो भी इन दोनों के बीच के ही है, ठीक है ना। तो 38th पैरेलल, अगर आपसे कोई पूछता है कि 38th पैरेलल किसके किन दो कंट्रीज के बीच में है, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ही 38th पैरेलल भी आता है। तो 38th पैरेलल भी याद रखना, ठीक है ना। देन कोरिया बे, यहाँ पे येलो सी एंड सी ऑफ जापान आपको मैंने दिखाई दिया। नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर जो है वो चाइना, साउथ कोरिया और यहाँ पे रशिया भी होता है, टच होता है। ये भी मैं आपको बताना चाहता था। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अब ऑथर ने बोला है कि यहाँ पे बेसिकली पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जो यूएस और नॉर्थ कोरिया की राइवलरी है, इट गोज टू द 1953 टाइम, जब वहाँ पे कोरियन वॉर चल रहा था। सो तब से ये चीज़ राइवलरी ऑलरेडी चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि अब क्या करना चाहिए दोनों को, बेसिकली जो पीस टॉक्स हैं दोबारा से शुरू होनी चाहिए। ये दोबारा से ऐसा नहीं कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। सो दैट शुड नॉट हैपन। अब ऑथर ने इसके सोल्यूशंस बताएं, जैसे कि उन्होंने ये बोला कि जब किम जोंग उन ने क्या किया, जब पीस टॉक हुई यूएसए के साथ, तो उन्होंने अपने बेसिकली जो योंग बियॉन्ड न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स था उसको बंद कर लिया। बट यूएस एंड साउथ कोरिया उस समय रिस्पॉन्ड नहीं किया प्रॉपरली उनको, तो वो दे कुड हैव रिस्पॉन्डेड टू दिस एफर्ट ऑफ नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा अभी भी अगर हम देखें तो टेक्निकली अगर देखें तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ है कोरियन वॉर को एंड करने का। सो आपको कहना चाहिए टेक्निकली दे आर स्टिल एट वॉर। तो अभी क्या हो सकता है कि एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो सकता है दोनों की, जो फॉर्मली एक तरीके से टेक्निकली वॉर को एंड करे, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर दोनों कंट्री के बीच में स्टार्ट होना चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे के कॉन्फिडेंस में आए। बट दैट रोड वॉज नॉट टेकन, ये रोड नहीं ली गई। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, यूएस एंड साउथ कोरिया ने अपना बेसिकली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दिया, ठीक है ना। एंड इसके अलावा इकोनॉमी को, अब आपको सबको पता है कि साउथ कोरिया को यूएसए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया को इतना ज़्यादा नहीं करता है। देन एक डिफेंस सिस्टम भी है जिसको हम थार्ड बोलते हैं, THAAD। अगर आपसे यूपीएससी कहीं पूछता है कि थार्ड कौन सी कंट्री में है, तो साउथ कोरिया में लगाया गया है। एंड डिफेंस सिस्टम है बाय द यूएसए। तो यूएसए ने ये डिफेंस सिस्टम थार्ड का जो है वो साउथ कोरिया में लगाया है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में मेंटेन रहता है। तो बेसिकली दीज आर द इशूज विच नीड टू बी रिजॉल्व इफ़ दे वांट टू अचीव पीस इन द कोरियन पेनिनसुला। अगर आपको पीस चाहिए तो आपको ये सारे इशूज जो हैं वो रिजॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये हो गई द हिंदू का आर्टिकल था। अभी हम जो बात करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स की, जो 2 आर्टिकल हम इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस से। तो इंडियन एक्सप्रेस में जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, अ परफेक्ट स्टॉर्म, एंड ये विक्रम पटेल द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। दिस आर्टिकल हैज़ बीन रिटन फॉर द मेंटल हेल्थ। ऑथर ने कहा कि मेंटल हेल्थ हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम इन इंडिया। बहुत कोई नई प्रॉब्लम नहीं है मेंटल हेल्थ की, आफ्टर द सुशांत सिंह केस जो कि हमने देखा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ हो, अगर ठीक है, अगर वो डिप्रेशन में था नहीं था, मेंटल हेल्थ के स्टेट में था कि नहीं था, ये हमको डिस्कशन नहीं करना है। इसके पहले भी कई बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए जहाँ पे मेंटल हेल्थ का जिक्र आया है। मेंटल हेल्थ बहुत प्रोमिनेंट रहा है इंडिया में, डिप्रेशन बहुत प्रोमिनेंट रहा है। और अभी कोविड-19 के टाइम में ये चीज़ और ज़्यादा एक्सेजरेट हो गई, और ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई है, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है ना। सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि हमको पहले तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा द नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ। हमको सबसे पहले मेंटल हेल्थ का नेचर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी हम उसको एड्रेस करने के लिए सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, उसके बाद ही हम समझ सकते हैं ना कि क्या है। सबसे पहला जो ऑथर ने बोला कि जो मेन रीजन है कोविड-19 के टाइम में, चलो मानते हैं, तो वो है अनसर्टेनिटीज दैट हैव बीन देयर। तो मेंटल हेल्थ, जो मेंटल स्ट्रेस स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है अनसर्टेनिटीज के कारण। अनसर्टेनिटीज, अब वो अनसर्टेनिटी किसी में भी हो सकती है, आपकी लव लाइफ में हो सकती है, वो आपके कैरियर में हो सकती है, वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है। तो कहीं पे भी वो अनसर्टेनिटी आ सकती है। जब भी ये अनसर्टेनिटी आएगी कैरियर में, एम्प्लॉयमेंट में, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्ट्रेस की कंडीशन में, डिप्रेशन की कंडीशन में ले जाएगा। दूसरी चीज, इट इज नॉट एट ऑल सरप्राइजिंग दैट एक्सपीरियंसेस ऑफ एंजाइटी, फियरफुलनेस, स्लीप प्रॉब्लम्स, इरिटेबिलिटी एंड होपलेसनेस हैव बिकम वाइड स्प्रेड। ऑथर ने कहा है कि यहाँ ये भी चीज़ बिल्कुल सही है कि आजकल जो एंजाइटी है, फियरफुलनेस है, स्लीप प्रॉब्लम्स है, इंसोम्निया जिसको कहते हैं, इरिटेबिलिटी एंड होपलेसनेस, दे हैव बिकम वेरी वाइड स्प्रेड। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हो, चाहे मैंने पहले बताया आपकी
पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। दूसरा जो इवेंट ऑथर ने कहा है वो डेथ ऑफ डिस्पेयर को बोला है। डेथ ऑफ डिस्पेयर इज अ टर्म कॉइन्ड बाय नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट एंगस डीटन। एंगस डीटन को भी हाल ही में 1-2 साल पहले ही नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था डेथ ऑफ डिस्पेयर। ओके, डेथ ऑफ डिस्पेयर ये उन्होंने डॉक्यूमेंटेड वर्ड है एंड ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को घटाता है। ये इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म है। 2008 में जब रिसेशन आया था उसके बाद ये टर्म कॉइन हुआ था डेथ ऑफ डिस्पेयर। तो ये मतलब कि डेथ बिकॉज ऑफ डिस्पेयर कहना चाहिए कि डेथ ऑफ डिस्पेयर का मतलब क्या है कि डेथ बिकॉज ऑफ डिस्पेयर, दुख के कारण जब आपकी मौत होती है, डेथ ऑफ डिस्पेयर। तो इसमें सुसाइड्स एंड ये सारी चीज़ें आती हैं। सुसाइड एंड सब्सटेंस रिलेटेड मॉर्टेलिटी जो आती है, सुसाइड के रिलेटेड मॉर्टेलिटी आती है, वो डेथ ऑफ डिस्पेयर एंगस डीटन द्वारा ये शब्द क्वाइन किया गया था। 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस हुई, बहुत लोगों का सब कुछ डूबा, रिसेशन आया, तब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गई थी सोसाइटी में एंड वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट होती है। ठीक है ना। अब ये जो सोसाइटी है ये बेसिकली ये डेथ कैसे आती है, बहुत सारे रीजंस हैं। बाय ग्रोइंग इनइक्वालिटी, सबसे पहले तो अगर इनइक्वालिटी देखो, अब रीजंस देखो क्या क्या है। ग्रोइंग इनइक्वालिटी, दूसरा वीकनिंग पोजीशन ऑफ लेबर, तीसरा डीप पोलराइजेशन ऑफ द सोसाइटी, चौथा लैक ऑफ प्रोस्पेक्ट्स फॉर द फ्यूचर। तो ये देखो 4 कितने अच्छे से रीजन है कि इनइक्वालिटी में जब सोसाइटी चली आएगी, या वीकनिंग पोजीशन ऑफ द लेबर, जब लेबर की पोजीशन वीक होती है, डीप पोलराइजेशन ऑफ द सोसाइटी, जब सोसाइटी का ध्रुवीकरण हो जाए, या लैक ऑफ प्रोस्पेक्ट्स फॉर द फ्यूचर, जब आपको अपने भविष्य अंधकार में दिखना लगता है। ठीक है ना। बाय ऑल दीज अकाउंट्स द इकोनॉमिक रिसेशन फेसिंग इंडिया विल बी मच कंपेयरली मच ग्रेटर। अब अगर अभी हम कंडीशन देखें कोविड-19 के टाइम में, तो ये जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था, रिसेशन था, ये इंडिया में तो और ज़्यादा होने वाला है। नेगेटिव ग्रोथ तक का प्रेडिक्शन हो चुका है। तो हमको क्या है कि ये जो चीज़ें हैं अब ये और ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गई हैं मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम में। और हमारे यहाँ का तो हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉवरिश्ड, बहुत ज़्यादा अपने आप में गरीब और बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हेल्थ केयर सिस्टम है। तो यहाँ पर तो ये चीज़ और ज़्यादा 4-fold इंक्रीज हो जाती है ना। तो यही वाली बात ऑथर ने बोली है कि ये काफ़ी बड़ा एक स्टॉर्म है जो कि इन द बिल्डिंग प्रोसेस है। अब ऑथर ने कुछ डेटा दिया जैसे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स वर ऑलरेडी अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द बर्डन ऑफ इलनेसेस। मेंटल हेल्थ का कितना बर्डन ऑफ डिसीजेज में कितना योगदान है अगर आप देखें तो हम देखेंगे कि 1/3 ऑफ ऑल द फीमेल and 1/4 of all the male suicide deaths in the world are occurring in this country because of mental problem। ठीक है ना। तो अगर 1/3 of all female death देखें और 1/4 of all male death देखें, सुसाइड देखें, they are because of the mental problem in India। तो अब सिंपल सी बात है, इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द सोल्यूशन। तो यहाँ पे बहुत सारे सोल्यूशन, अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए चलते रहते हैं। बहुत सारे NGOs हैं जो कहते हैं कि यू शुड शेयर, यू शुड डू ऑल दैट थिंग। यहाँ पे ऑथर ने भी कुछ सजेशन दिए कि टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म्स जो हो सकते हैं। टेली मेडिसिन में क्या होता है कि आप दूर से किसी एक्सपर्ट से बात करते हो एंड स्पेशलिस्ट होता है, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट होता है जो कि आपको बताता है कि किस तरीके से आप वो करोगे। ठीक है ना। तो किस तरह से आपको आपके स्ट्रेस को समझता है, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये सारे काम टेली मेडिसिन के थ्रू हो सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम है डिजिटल डिवाइड की। प्रॉब्लम डिजिटल डिवाइड की कैसी है कि एक तो लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से ऑनलाइन ये काम होता है, डिजिटल लिटरेसी की बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरा एडिक्वेट इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा पुअर है बहुत सारे लोगों के लिए। इसलिए टेली मेडिसिन जो है फाइनल सोल्यूशन नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी दीज इनिशिएटिव्स आर अ वेलकम स्टेप। ये चलो कुछ लोगों को तो आप वो कर रहे हो। रिमोट एरियाज के लिए ऑथर ने यहाँ पे सोल्यूशन दिया है। यहाँ पे एक सोल्यूशन रिमोट एरियाज के लिए भी दिया गया ऑथर द्वारा। संगत क्या है बेसिक, संगत में क्या होता है, इट्स इज फोर्जिंग पार्टनरशिप विद सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स टू स्केल अप द साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। संगत में क्या होता है कि आपको बेसिकली कम्युनिटी लेवल पार्टिसिपेशन के थ्रू, आप गवर्नमेंट के थ्रू बेसिकली कहा जा रहा है कि आप लोगों की बात सुनो, इंटरवीन करो, उनसे समझो कि क्या उनको डिप्रेशन है, क्यों उनका ऐसा डिप्रेशन है, और तब आप उनको प्रॉपर मेंटल हेल्थ केयर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। और हेल्थ में एक प्रॉपर इसका एक अलग से आपको सेगमेंट बनाना चाहिए। जैसे कि फिजिकल हेल्थ में अलग अलग बीमारियों के लिए आप करते हो, तो मेंटल हेल्थ को भी आपको उतना ही ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। ठीक है ना। एंड यहाँ पे संगत के बारे में देख लीजिए। इट्स अ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन डेवलप्ड बाय संगत विच इज वन ऑफ द लीडिंग इनोवेटर्स इन द कंट्री। संगत इज एन इनोवेटर जो कि एक बेसिकली डेवलपिंग द डिप्रेशन सोल्यूशंस एंड ऑल। ओके। अब यहाँ पे ऑथर ने 4-5 पॉइंट दिए हैं कि किस तरीके से आप जनरल प्रिंसिपल्स जो आपको मेंटल हेल्थ के समय ध्यान देना है। फर्स्ट, बी अवेयर एंड एक्नॉलेज योर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। जैसे कि आपको जब चेस्ट पेन होता है तो आप टेस्ट कराते हो ना, वैसे ही जब आपको इरिटेशन हो रहा हो या आपको कुछ अच्छा ना लग रहा हो तो भी आप टेस्ट कराओ। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। सेकंड इज दैट
you should talk to someone with whom you are feeling comfortable. It is okay to talk. It is a slogan coined by संगत, and ये भी उन्होंने कहा है it is okay to talk. So you should talk to someone with whom you are feeling comfortable. Third, do something for others. क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप केयर दे रहे हो दूसरों को, कम्युनिटी में सर्विस कर रहे हो, देन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आपका जो डिप्रेशन है वो थोड़ा दूर होता है. फोर्थ है रिमाइंड योरसेल्फ दैट ऑल द ह्यूमैनिटी इज बीइंग वो फेटेड बाय सम रफ सीज एंड ऑल. तो आपको ये अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि सिर्फ आप नहीं हो जो इकलौते प्रॉब्लम फेस करो, दुनिया में हर व्यक्ति है जो फाइनल प्रॉब्लम फेस कर रहा है. फाइनली इफ यू डिस्ट्रेस इज परसिस्टेंट एंड कमिंग इन द वे ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल. अगर फाइनली आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रोफेशनल से जाकर के मदद ले लो. दिस इज व्हाट द ऑथर सेज एंड दिस वाज अ वेरी गुड आर्टिकल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. तीसरा आर्टिकल है जो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट द माइग्रेंट वर्कर्स नीड. अब ये आर्टिकल लिखा है कलराज मिश्रा द्वारा. माइग्रेशन इज नाइदर यूनिक नॉर न्यू टू इंडिया. पहली चीज उन्होंने कहा कि ना ही ये यूनिक है ना ही ये न्यू है इंडिया के लिए. जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि रेफ्यूजी क्राइसिस जो होगी दैट वुड बी द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द डिकेड. ये उन्होंने 2015 में ही बोल दिया था. इंडिया के केस में अगर हम देखें तो 5-year प्लान जो डॉक्यूमेंट्स हैं दे ब्रिंग आउट दैट माइग्रेशन वाज नॉट एडिक्वेटली फैक्टर्ड इन द डेवलपमेंटल प्लान्स. जो डेवलपमेंटल प्लान्स थे जो हमारे यहाँ 5-year प्लान चल रहे हैं उनमें कभी भी माइग्रेशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया. ओके, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम देयर. यहाँ डाटा भी दिया गया है कि आउट ऑफ टोटल लेबर फोर्स, जो टोटल लेबर फोर्स है वो 465 मिलियन वर्कर्स की है, उसमें 91% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं. फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का डिफरेंस क्या होता है कि फॉर्मल सिस्टम में आपके एक रजिस्टर में एंट्री होती है, नाम होता है, आपको हेल्थ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, आपको अलग अलग PF, GF, GPF ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा. दूसरी चीज़ आपको इनफॉर्मल सेक्टर में जो है वहाँ पर ये सारी प्रोटेक्शन, हेल्थ प्रोटेक्शन, बीमा, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें PF, GF और GPF ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है ना. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिस्टम. द इकोनॉमिक सर्वे 2017 एस्टिमेटेड 139 मिलियन सीजनल और सर्कुलर माइग्रेंट्स. 139 मिलियन सीजनल और सर्कुलर माइग्रेशन के बारे में इकोनॉमिक सर्वे 2017 ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है ना. So this issue has many implications for livelihoods, agriculture, food security and safety net policy as well as the program responses. तो जितने भी सेफ्टी जो एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, सेफ्टी नेट पॉलिसीज, इन सब में बहुत सारा इम्प्लीकेशन होता है बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस. वो हमने कोविड-19 में देख ही लिया कि ये एक तबका था जिसके बारे में सोचा ही नहीं गया था. नाउ माइग्रेंट लेबर्स who are mostly from the rural areas but live most of the years in cities for work, they lack the regular salaries or income. वो मेन चीज़ क्या लैक करते हैं? रेगुलर सैलरीज और इनकम. उनके पास कोई सेविंग होती नहीं है. ओके, एंड यहाँ पे क्या हुआ कि वो जब फैक्ट्री बंद हो गई लॉकडाउन के बाद तो उनके पास 1 रुपये बचा ही नहीं. ये एक मेजर रीज़न था कि क्यों लोग वापस से जो रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ टुवर्ड्स द सिटीज़ क्यों हुआ. एक और इंपॉर्टेंट चीज ऑथर ने बोली, देयर इज नो सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स डिस्पाइट द एक्जिस्टेंस ऑफ द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट ऑफ 1979. इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1979 ऑलरेडी है, फिर भी कोई भी सेंट्रल रजिस्ट्री माइग्रेंट वर्कर्स की नहीं है. The Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2019 had been introduced in the Parliament, और ये it has been introduced in order to promote the welfare of the migrant workers and legal protection for their rights. इसके ऊपर भी हमने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े हुए थे कि इसमें क्या होगा कि 13 लेबर लॉज को इंक्लूड कर दिया जाएगा, उसमें से एक इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 का भी रहेगा. इन सबको इंक्लूड करके मर्ज करके एक लॉ बनाया जाएगा. तो कई लोगों ने इसका अपोज भी किया था कि जब इसको मर्ज किया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिस हो जाएंगी और लेबर के प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर स्टेप्स नहीं रह जाएंगे. अब ऑथर ने बोला कुछ स्टेप्स तो चलो लिए गए हैं, जैसे कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड. 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो स्कीम है इट विल एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी. यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की थी वो जरूर खत्म हो जाएगी. एंड द मूव वुड बेनिफिट नियरली 670 मिलियन पीपल एंड विल बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2021. ओके, 2021 तक ये मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगा और ये 670 मिलियन पीपल को राशन कार्ड मोबिलिटी का ये प्रोग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम है कि अगर आप यूपी के हैं लेकिन आपके पास राशन कार्ड है तो आप दिल्ली में या जाके हरियाणा में भी आपको राशन आपको मिल जाएगा एडिक्वेट जितना आपको चाहिए. इसके बाद अगर हमने देखा हो कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, स्मॉल फार्मर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा
स्टेप्स अभी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बोले, जैसे कि 30,000 करोड़ नाबार्ड के थ्रू देने की बात की। इसके अलावा 90,000 करोड़ का एलोकेशन पहले ही हो गया था। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बोला कि 10,000 पर स्ट्रीट वेंडर के लिए 10,000 पर वेंडर के लिए उन्होंने लोन फैसिलिटी भी स्टार्ट की, जिसकी फुल गारंटी रहेगी डिफ़ॉल्ट करने की, फुल गारंटी भी रहेगी डिफ़ॉल्ट करने के लिए। मतलब अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि वो 100% गारंटी इसकी लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 11,000 करोड़ वर एलोकेटेड फॉर द अर्बन पुअर विच इंक्लूड्स द माइग्रेंट वर्कर्स, बिल्डिंग शेल्टर होम्स फॉर द होमलेस एंड ऑल। देन सेवरल गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन मेजर सिटीज वुड बी डेवलप्ड इनटू अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस ऑन पीपीपी मोड। तो यहाँ पे अब रहने के लिए व्यवस्था क्या की जा रही है, सिटीज में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस डेवलप किए जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद सेंटर विल ट्रांसफर 8 लाख मीट्रिक टन्स ऑफ ग्रेन एंड 50,000 मीट्रिक टन्स ऑफ चना टू द स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड 5 kg ऑफ ग्रेन, व्हीट एंड राइस पर laborer and 1 kg of chana per family per month for the 2 months free. Okay, per kg per month for 2 month free। ये चीज अलग से किया गया है कि 1 किलो चना और 5 किलो का राशन भी दिया जाएगा। So the issue of migrant workers needs to be considered in entirety to formulate a speedy and effective response। अगर एक स्पीडी और इफेक्टिव रिस्पॉन्स आप चाहते हैं तो इसको ध्यान देने वाली बात है, इसको तवज्जो देना चाहिए। एंड because for many migrants staying home is not an option, therefore we must devise a program for the survival and a medium term blueprint for growth and structural transformation, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। These are the things which are important, please make sure you remember these points and that is it for the day। ये 3 आर्टिकल्स आपको आई होप पसंद आए हो, आपको कुछ नॉलेज बढ़ा हो, आपका इंप्रूवमेंट हुआ हो। प्लीज डू लाइक द वीडियो, like the video। That is it for the day, thank you and have a nice day।